हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 1 मार्च 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आप यहाँ पे न्यूज़पेपर देख सकते हो। आज की एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज रिगार्डिंग जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए, बहुत बार मल्टीपल टाइम्स पास्ट में मैंने आपके साथ जीडीपी के बारे में डिस्कशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ना हम थोड़ा इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ना जीडीपी के नंबर्स बार बार आते ही रहते हैं। मैं आपके साथ कल थोड़ा डिस्कस भी करूंगा, पर मैं चेक करना चाहता हूँ कि आपको कितना पता है। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको कि जीडीपी आखिर कैलकुलेट कौन करता है, या फिर ये जो नंबर्स आ रहे हैं जीडीपी के, ये किसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं, विच इज द प्राइम ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। दूसरा, यहाँ बात हो रही है पीएमआई की। जीडीपी का तो आई एम वेरी श्योर आप सभी को पता होगा, बट शायद परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में नहीं पता होगा। तो एक बार जिनको पता है बताना कि पीएमआई आखिर होता क्या है, एंड साथ ही साथ इसको रिलीज किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, एंड साथ ही साथ अगर पीएमआई का नंबर 50 से ज्यादा होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, एक तरह से आपकी रिवीजन हो रही है ये। ठीक है, तो ये इन क्वेश्चंस का आप मुझे बताओगे, फिर कल हम इसको डिस्कस करेंगे। तब जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, एक यहाँ पर आप देखो G20 की डिस्कशन हो रही है। बार बार हमने G20 डिस्कस भी किया है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, तो मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन को आंसर करोगे। ये 2020 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सी इनमें से कंट्रीज है जहां पर चारों की चारों कंट्रीज हमें G20 की मेंबर्स देखने को मिलती हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो सकते हो, बट ट्राई करना है इसको आंसर करने की। सिमिलरली हिंदू में भी यही पर्टिकुलर चीजें यहाँ पे आपको देख सकते हो कि कवर हुई हैं। राइट, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, G20 की कंट्रीज भी एक तो आंसर करनी है, प्लस साथ ही साथ इनको मैप करने की भी कोशिश करनी है। फिर कल के सेशन के अंदर मैं आपको मैपिंग भी करवा दूंगा G20 की। एक क्वेश्चन मैंने कल दिया था आपको रिगार्डिंग कि इनमें से कौन सी पर्टिकुलर रिवर्स हैं जो हमें ईस्टर्न घाट से राइज होती हुई देखने को मिल जाती हैं। देखो, इनकी चलो लोकेशन इंपॉर्टेंट है, पर दरअसल में ये जानो कि आखिर ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया। पिछले साल ना ये जो वंशाधारा है, ये पर्टिकुलर बहुत न्यूज में था। क्यों था? क्योंकि इसके रिगार्डिंग एक वाटर ट्रिब्यूनल डिस्प्यूट था। ठीक है, उसका एक ऑर्डर आया था, वो काफी ज्यादा न्यूज में रहा था। इस वजह से यूपीएससी ने ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया। तो जरा चलते हैं, देखते हैं कि सर ये क्या है। देखो, जब मैं बात करता हूँ वंशधारा की, तो यहाँ पर आपको नोटिस करने को मिलेगा कि ये जो पर्टिकुलर रिवर है, ये ईस्टर्न घाट्स के अंदर ओडिशा के अंदर ही हमें ओरिजिनेट होती हुई देखने को मिल जाती है। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स के अंदर जो ओडिशा स्टेट है, वहां जो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है, वहां से इसका ओरिजिनेशन हमें देखने को मिलता है। अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश की बाउंड्री से होती हुई ये फिर लास्ट में मतलब हमें देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल के अंदर मिल जाती है। तो डेफिनेटली सर वंशाधारा तो आंसर में होना ही होना चाहिए। तो देखो, अगर इतना भी आपने न्यूज पेपर को फॉलो किया होता ना, तो आप रियलाइज कर लेते कि सर ऑप्शन ए या डी में तो नहीं है, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बार नोटिस करते हैं, क्या सुवर्ण रेखा है? देखो, जब मैं बात करता हूँ सुवर्ण रेखा की, तो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता, तो तीसरा स्टेटमेंट हमें गलत देखने को मिल जाएगा। थोड़ा मैं आपको और भी यहाँ पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है हमारी ब्राह्मणी रिवर। ठीक है, इस तरह से मूव होती हुई हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जो ब्राह्मणी रिवर है, वो ओडिशा स्टेट के अंदर ही ओरिजिनेट होती है, पर हालांकि ये ईस्टर्न घाट से हमें नहीं ओरिजिनेट होती हुई देखने को मिलती। तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे झारखंड हो गया, ओडिशा, यहाँ पर हमें ये पर्टिकुलर रिवर देखने को मिलती है। साथ में ही, ठीक है, यहाँ पर आप सुवर्ण रेखा को भी देख सकते हो। तो सुवर्ण रेखा तो बिल्कुल भी इस रीजन में नहीं आती है, क्योंकि जो झारखंड का रांची प्लेट्यू है, ठीक है ना, ये सुवर्ण रेखा का ही पूरा मैप है। तो झारखंड का जो रांची प्लेट्यू है, वहां से ये ओरिजिनेट होती हुई है, तो बिल्कुल ईस्टर्न घाट से तो काफी ये ज्यादा दूर है। तो अगर इतना ही पता लग जाता तो आप सुवर्ण रेखा को गलत कर देते, एंड अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर बी 2 और 4, क्योंकि थर्ड गलत हो जाएगा। तो देखो, यहाँ से हमें सीखने को क्या मिला। एक तो ये चीज कि जो चीजें न्यूज में है, जो भी रिवर हो गया, डिस्प्यूट्स हो गया, इस तरह की चीजें न्यूज में है, हमें उनके बारे में अच्छे से आइडिया होना ही होना चाहिए। उतना भी होता तो डेफिनेटली आंसर के क्लोज पहुंच जाते। पर बाकियों में थोड़ा एक रफ आइडिया होता, जैसे सुवर्ण रेखा काफी पॉपुलर रिवर है, अगर इसका एक रफ आइडिया भी लेके चलते तो एलिमिनेट कर लेते कि थर्ड गलत है सर। अकॉर्डिंगली आंसर आ जाता आपका ऑप्शन नंबर बी 2 और 4। इस तरह से थोड़ा एलिमिनेशन, थोड़ा करंट अफेयर्स, थोड़ा लॉजिक, अगर सबका कॉम्बिनेशन होगा, कहीं ना कहीं फिल्म क्रैक करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। राइट, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। कल हमने थोड़ा अग्निपथ स्कीम के बारे में डिस्कशन करी थी, थोड़ा और उसको और समझ लेते हैं। देखो, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो अग्निपथ स्कीम है वो नेशनल इंटरेस्ट में अंदर है, एंड स्कीम जो था बड़ा ही सोची समझी एक तरह से पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। दरअसल में देखो, आपको याद होगा लास्ट ईयर
जब अग्निपथ स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस करी गई थी ना, तो बहुत सारी जगह के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े प्रोटेस्ट हुए थे। काफ़ी जगह पे रेलवेज़ को जलाया गया, गवर्नमेंट की संपत्ति को जलाया गया। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली थी, काफ़ी कंट्रोवर्शियल ये स्कीम उस टाइम बन गई थी। तो थोड़ा-सा इसको और डिटेल में देखें, तो ये क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ना देखो, अग्निवीर्स को, मतलब कुछ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है जिनको अग्निवीर की तरह एनरोल किया जाता है। पर ध्यान रखना, ये परमानेंट नहीं है। कितने टाइम के लिए है? 4 साल के पीरियड के लिए। अगर 4 साल के पीरियड के बाद लगता है कि हाँ, अब इनको आर्म्ड फोर्सेस के अंदर हमें एनरोल करना चाहिए एज अ रेगुलर कार्डर, तो रेगुलर कार्डर की तरह भी इनको एनरोल किया जा सकता है। पर इसकी भी एक लिमिट है। लिमिट कितनी है? 25%। कहने का मीनिंग क्या? पहले एक तरह से अग्निवीर्स को, मतलब अग्निवीर्स की तरह बनेंगे वो 4 साल के लिए। उसके बाद हो सकता है उनमें से 25% लोगों को एनरोल कर लिया जाए आर्म्ड फोर्सेस के अंदर एज अ रेगुलर कार्डर। यही है अग्निपथ स्कीम। यहाँ पर आप और भी चीजें देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो कैंडिडेट्स होंगे ना, वो कौन सी एज के होंगे? 17.5 साल से लेकर 21 साल। ठीक है, ध्यान रखना ये एज यही है, 17.5 से 21। हुआ क्या था, दरअसल में प्रोटेस्ट हुए थे ना, तो सरकार ने थोड़ा सा शांत करवाने के लिए ये 21 साल को 23 साल कर दिया था, सिर्फ 2022 वाले साल के लिए। ऐसा नहीं है कि एज ही चेंज कर दी, नहीं, एज 21 साल ही है। सिर्फ एक टाइम का वेवर था, वन टाइम वेवर था कि इस साल हम 21 की जगह 23 साल भी ले लेंगे, क्योंकि एक तो रीजन भी था, देखो कोविड की वजह से ना 2 साल कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हुआ है एक तरह से। तो एक तो वो रीजन हो गया, प्लस साथ ही साथ थोड़ा प्रोटेस्ट भी ज्यादा हो रहे थे, तो सरकार ने बोला कि नहीं, 21 नहीं, हम इस बार के लिए हम 23 कर देंगे। अदरवाइज उसके बाद से 17.5 से 21 साल ही रहने वाला है। ये एक पैन इंडिया मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट सिस्टम है, जहां पर कोई भी इंसान इंडिया में कहीं पर भी से भी इस जॉब को अप्लाई कर सकता है। ध्यान रखना, यहां पर इनको पहले साल का मिलेगा 4.25 लाख के करीब करीब, एंड उस तरह से चौथे साल तक इनको 6.92 लाख रुपीस कहीं ना कहीं मिलेंगे। और 4 साल की सर्विस के बाद इनको एक सर्विस फंड भी दिया जाएगा अराउंड 11.7 लाख का, जिसको ये यूज कर सकते हैं कहीं ना कहीं अपने बिजनेस सेटअप करने के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, किसी भी और पर्पसेस के लिए इनको यूज किया जा सकता है, जो कि ये मनी बिल्कुल ही टैक्स फ्री होगा। इसके साथ में ही इनको परमानेंट कैडर के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल एनरोल किया जा सकता है। एक तरह की अपॉर्चुनिटी आएगी, 4 साल के बाद 25% अग्निवीर को एनरोल किया जा सकता है। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, आप खुद देखो ना, जब इतने ही नहीं यंग हमारा यूथ हमारा कहीं ना कहीं इसमें आर्म फोर्सेज में आएगा, तो हमारी आर्म फोर्सेज भी बेनिफिट करेंगी, और साथ ही साथ यूथ को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो भी एक तरह से आर्मी के अलग अलग चीजों को सीख पाएंगे। ठीक है, उनके जो ईथोस हो गया आर्मी के, ठीक है, कमिटमेंट हो गया, किस तरह की ब्रेवरी हो गया, टीम वर्क, ये सारी चीजें उनके आएंगी, तो दोनों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज रायसीना डायलॉग। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रायसीना डायलॉग है, स्पेशली जो लोग PSIR वगैरह ऑप्शनल है जिनका, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो उनको तो रायसीना डायलॉग के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। देखो जब मैं बात करता हूँ रायसीना डायलॉग की, तो इंडिया का ये प्रीमियम कॉन्फ्रेंस है किसके ऊपर? जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर क्या क्या चैलेंजेस चल रहे हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या वर्क कर रहा है, हम क्या ठीक कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, दुनिया में क्या क्या इस तरह के चैलेंजेस है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो गया, ये सभी बातें इनके ऊपर डिस्कशन यहाँ पे देखने को मिलता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होता है। तो एनुअली होता है कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर। दरअसल में जो वर्ड है ना रायसीना, ये कहाँ से आया है? आप, ये वर्ड आया रायसीना हिल से। ठीक है ना, नई दिल्ली के अंदर आप सभी जानते होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सीट है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल पैलेस हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, ये यही हमें देखने को मिल जाएंगे रायसीना हिल से ही। ठीक है, यहाँ पर एक बात नोटिस करिए, ये मल्टी स्टेक होल्डर है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, क्रॉस सेक्टोरल डिस्कशंस होते हैं। यहाँ पर देखो सिर्फ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के ही लोग आते हैं, नहीं, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर से लोग होते हैं, मीडिया से, अकेडमिया से, हर तरह से अलग अलग कंट्रीज के लोग होते हैं, तो आपस में अच्छी खासी डिस्कशन होती है यहाँ पे। और एक्चुअल में नोटिस करोगे ना, तो ये किया जाता है बाय ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। इंडिया में ना देखो, वैसे तो टेक्निकली मैं बताऊं, इंडिया में ORF को छोड़ के कोई, शायद मुझे नहीं लगता कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर इतना अच्छा काम करता हो। ठीक है ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ORF है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करता है। इसका इवन ना आप एग्जांपल कहीं आपने GS2 में गवर्नेंस के अंदर देना हो, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार हम NGOs की बात कर लेते हैं, तो वहां पर भी इसका एग्जांपल दिया जा सकता है, क्योंकि ORF ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जो आई एम वेरी श्योर जो IR को फॉलो करते हैं कंसिस्टेंटली, वो ORF के आर्टिकल्स को भी फॉलो करते होंगे। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हो गया, ये सारी इनको सपोर्ट करते हैं। कहने का पॉइंट वही है कि डायलॉग के अंदर क्या होता है, जियो पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन एंड जियो इकोनॉमिक्स के बारे में, दुनिया को क्या क्या चैलेंजेस हैं, उन सभी के ऊपर डिस्कशन होता है।
ध्यान रखना, जो सिंगापुर का शैंग्रीला डायलॉग है उसके हिसाब से ही इसको डिजाइन किया गया है। देखो फर्क समझना, जो रायसीना डायलॉग है ना, दरअसल में ये किसके साथ लिंक्ड है, ये जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के साथ लिंक्ड है। वेयर एज जब मैं बात करता हूँ शैंग्रीला डायलॉग की, तो यहां पर बात हम करते हैं डिफेंस की या फिर सिक्योरिटी की, इन सभी मुद्दों की बात करते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह की इंटर गवर्नमेंटल, ये एक तरह का क्या है, इंटर गवर्नमेंट सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, सिंगापुर में होता है, वहां पे शैंग्रीला एक होटल है, ठीक है, बहुत ही फेमस है। तो एक तरह से हमें वहां पे देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस और सिक्योरिटी के पर्पज से ये शैंग्रीला डायलॉग हमें देखने को मिलता है। रायसीना डायलॉग किससे रिलेटेड है, जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स के साथ। राइट, चलते हैं आगे। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था एमपी लैट्स के बारे में, सब ने ही बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखो कल मैंने पढ़ाया था बिल्कुल कि एमपी लैट्स फंड को हम ड्यूरेबल एसेट जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, इन सभी के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक है। सेकंड कह रहा है एक स्पेसिफाइड पोर्शन एससी एसटी पॉपुलेशन के लिए होना चाहिए, ये मैंने आपको परसेंटेज भी बताई थी। तीसरा कह रहा है एमपी लैट्स फंड्स आर सैंक्शन ऑन ईयरली बेसिस एंड अनयूज्ड फंड्स कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। क्या ये बात ठीक है? द आंसर इज फॉल्स। मैंने आपको बताया था पहली बात तो कि जो फंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन लैप्सेबल होते हैं, तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड ये किए जा सकते हैं। साथ में ही जो पैसा होता है यानी कि जो 5 करोड़ रुपए होते हैं वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में आते हैं, ढाई 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 करोड़ ईच, ठीक है ना। एक मतलब एक साल में 5 करोड़ रुपया मिलता है पर 2 इंस्टॉलमेंट मिलता है, पहली इंस्टॉलमेंट 2.5 करोड़ की, दूसरी भी 2.5 करोड़ की। इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट हमारी हो जाती है गलत। चौथी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को कम से कम 10% करना होता है इंस्पेक्शन वर्क्स का, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 4। तो ये बात आंसर हमारा ये बन जाएगा। अब इसी पर्टिकुलर स्कीम के अंदर ना मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था, वो क्या था, एक मैंने आपसे पूछा था कि सर संसद आदर्श ग्राम योजना ये क्या चीज होती है। देखो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, सांसद आदर्श ग्राम योजना को 2014 के अंदर। दरअसल में अगर आपको मैं थोड़ा बताऊं, देखो नाम देखो, सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो कहीं ना कहीं पहले तो देखो आदर्श ग्राम, आदर्श ग्राम मतलब एक तरह से मॉडल विलेजेस की बात हो रही है कि एक हमने जो विलेजेस को ना बहुत ही अच्छे से डेवलप करना है, तो कुछ मॉडल विलेजेस को डेवलप करने की बात करी गई थी। ऐसा बोला गया था कि 2019 तक जो हर एमपी होगा एक तरह से वो 3 आदर्श ग्राम्स को डेवलप करेगा। ठीक है, एक 2016 तक करना था, फिर 3 हमें 2019 तक करने थे, फिर हमने सोचा कि एक एक करते हर साल 2024 तक हर साल एक एक आदर्श ग्राम बनता जाएगा। अब यहाँ पे फोकस क्या होगा, देखो गांधी जी का भी ये मानना था ना कि विलेजेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हम विलेजेस के अंदर किस तरह से जो रूरल इंडिया की अलग अलग चीजें हैं, कम्युनिटी फीलिंग हो गया, नेशनल प्राइड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, एक तरह से वहां के लोगों की अपॉर्चुनिटीज को और आगे लेके आना, इस तरह की चीजें बात करी गई हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत। ध्यान रखना कि कौन सी मिनिस्ट्री है इसके अंदर, ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। तो ये तो हो गया सर सांसद आदर्श ग्राम योजना। उसी तरह से जो दूसरी मैंने आपसे पूछी थी वो क्या पूछा था, मैंने पूछा था सुगम्य भारत अभियान। देखो शायद हिंदी में आपको ये टफ लग रहा होगा सुगम्य भारत अभियान, पर इंग्लिश में इसका नाम है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। अब आप लोगों को आइडिया होगा कि सर एक्सेसिबिलिटी की बात हो रही है। दरअसल में आप जानते हो जो पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात हो रही है, उनके लिए अलग तरह से हर चीज को एक्सेसिबल करना, जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट हमारी पब्लिक स्पेसेस होती हैं, ठीक है, कुछ ऑफिसेज होते हैं गवर्नमेंट के, तो वहां पर इनके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज होना, जैसे फॉर एग्जांपल इनके लिए रैंप होना चाहिए, लिफ्ट होनी चाहिए, ठीक है, एयरपोर्ट्स हो गया, हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो सभी चीजें इनके लिए एक्सेसिबल हो। तो एक तरह से डिसेबल फ्रेंडली बिल्डिंग्स हो गया, हमारी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज उस हिसाब से होनी चाहिए। ये सारी चीजें एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाती हैं। सर ये कब लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च हुआ था 2015 के अंदर। एंड कौन सी मिनिस्ट्री है, सोचो एक बार कौन सी मिनिस्ट्री होगी, द मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री इसके साथ डील करती है। तो आई होप ये भी आपको चीज समझ आ गई होगी। अब कल के लिए मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से हाईएस्ट वेट किसका है, और मुझे ना ऑर्डर वाइज बताना, जो 8 की 8 कोर है ना उनका टॉप पे कौन है, सेकंड पे कौन है, इस तरह से 8 तक कौन है, तो एक बार ऑर्डर में बताना, फिर कल हम इसको डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइसेफेनॉल ए। देखो अभी अभी रिसेंटली क्या हुआ है, त्रिवेंद्रम केरला के अंदर एक स्टडी कंडक्ट हुई है जिसने बताया है कि ये पर्टिकुलर बाइसेफेनॉल ए जो केमिकल है ये हेल्प करता है किसके अंदर, वेक्टर बॉन्ड डिजीज के स्प्रेड के अंदर। तो समझते हैं आखिर ये है क्या, ये दरअसल का एक मैन मेड केमिकल है। सर किस चीज के लिए मैन मेड केमिकल, ये यूज होता है हमारा
पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स बनाने के लिए एंड इपॉक्सी रेजिन्स के लिए। सर ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक क्या है? देखो आप सभी पॉलीमर्स के बारे में जानते होंगे, ठीक है, जैसे मोनोमर्स को कनेक्ट करते रहते हैं तो पॉलीमर्स होते हैं हमारे पास। तो ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक क्या है? एक तरह के थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, जहां पर ना जो कार्बोनेट ग्रुप होता है, जो लोग केमिस्ट्री जानते हैं वो समझते होंगे, जो कार्बोनेट ग्रुप होता है उसके केमिकल स्ट्रक्चर कंबाइन होते हैं इसके अंदर, समझ रहे हो? तो पॉलीकार्बोनेट क्या हो गए? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हो गए, जहां पर कार्बोनेट ग्रुप ही जो क्या होता है उनके रिगार्डिंग केमिकल स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो पॉलीकार्बोनेट होते हैं ये काफी स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, काफी टफ होते हैं, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके अलग अलग मेडिकल डिवाइसेस हो गए, वहां पर यूज करना हो, ठीक है, आपके सीडी डीवीडी, ठीक है, ये आपने जो लोग थोड़ा पहले टाइम के वो जानते होंगे सीडी डीवीडी के बारे में, ठीक है, तो ये सारी चीजों के अंदर यूज होगा। बाकी कुछ और प्रोटेक्टिव गियर हो गया, या फिर जो आपके आईवीआर के अंदर जो प्लास्टिक लेंस बनते हैं, ठीक है, लेंस आपने सुना होगा ना, लेंस जो डालते हैं आंखों में, तो उनके लिए इनको यूज किया जाता है। तो इस तरह से इसके अलग अलग फंक्शन हो जाते हैं। उसी तरह से एपॉक्सी रेजिन की बात कर रहा हूं, तो जो एपॉक्सी रेजिन का जो कोट होता है तो यूज किया जाता है फूड कैंस के अंदर हो गया, बॉटल टॉप हो गया, वाटर सप्लाई पाइप्स के अंदर, इन सभी चीजों के रिगार्डिंग इसका यूजेज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि इसका एपॉक्सी लाइनिंग जो कोटिंग करी है उससे क्या होता है अंदर से ना उसका रस्टिंग नहीं होती, वो मतलब रस्टिंग या से करोड नहीं होता अंदर से, ठीक है। तो अगर बाइसेफिनॉल ए की बात करो तो काफी सारे प्रोडक्ट्स के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है ना, आईवीआर के अंदर हो गया, वाटर बॉटल्स, इन सभी के अंदर। अब इसके नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को डिसरप्ट कर देता है, जैसे बच्चे हो गए, चिल्ड्रन हो गए, इन सभी के हार्मोन्स के साथ इंटरफेयर करता है, हाई बीपी हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, हार्ट रिलेटेड बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस को इंपैक्ट कर सकता है। तो ये सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स यहाँ पे हमें बाइसेफिनॉल ए के रिगार्डिंग देखने को मिल जाते हैं। यूपीएससी ने भी इस पॉइंट को समझा और 2021 में एक क्वेश्चन पूछ रहा है बाइसेफिनॉल ए किस पर्टिकुलर चीज के साथ यहाँ पे लिंक्ड है। तो बताओ भैया, इजी क्वेश्चन था, एक बार मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, पता लगेगा कि आप कितना सुन रहे हो लेक्चर को और कितना नहीं सुन रहे। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज खोंडालाइट स्टोन्स। देखो पहले तो जो नाम है ना खोंडालाइट, आपको काफी अजीब सा लग रहा होगा, पर दरअसल में अजीब है नहीं। आप लोग जानते हैं ना खोंड ट्राइब के बारे में? सर वो तो हमने सुना है बिल्कुल, ठीक है ना। तो जो उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश की जो ट्राइब है मेजरली यहीं पे मिलती है, तो इसके नाम के ऊपर ही इसको खोंडालाइट स्टोन्स को रखा गया है। तो यहाँ पर क्या है ना कि हमें अभी रिसेंटली क्या हुआ है, उड़ीसा के जो जाजपुर एरिया में 1300 साल पुराना बुद्धिस्ट स्तूपा हमें मिला है। अब जो एएसआई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने इसको पर्टिकुलर स्तूपा को फाउंड किया है एट खोंडालाइट माइनिंग साइट, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर स्तूपा है कहीं ना कहीं 4.5 मीटर लंबा होगा, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं 7th और 8th सेंचुरी को बिलोंग करता होगा। थोड़ा सा अगर आप और डिटेल में जाना चाहो तो एक फॉलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक है। सर फॉलिएटेड का मीनिंग क्या होता है? देखो जब हम बात करते हैं फॉलिएशन की तो यहाँ पर दरअसल में बात होती है हमारी लेयरिंग की, ठीक है। लेयर्स होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, ठीक है, लीफ करके भी इसको हम जान सकते हैं। तो इस तरह से ठीक है, एक शीट लाइक एक स्ट्रक्चर कई बार बन जाता है तो उसको बोल दिया जाता है फॉलिएटेड, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में आप सभी जानते होंगे, बहुत ही ज्यादा स्टैटिक में चले जाएंगे अगर हम मेटामॉर्फिक रॉक डिस्कस करने लगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, इनको कहाँ से इनका नाम आता है, ये इनको बेजवाड़ा नीस एंड कैलाश नीस करके भी जाना जाता है, ईस्टर्न घाट्स के अंदर इनका फाउंड होते हैं, एंड इनको मेटा सेडिमेंट्री रॉक्स ड्यूरिंग आर्कियन एरा भी हमें देखने को मिलता है। थोड़ा सा अगर हम और चलें तो आप नोटिस करोगे कि जो ओडिशा के टेम्पल्स है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोणार्क सन टेम्पल हो गया, जगन्नाथ टेम्पल, इनको हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन भी किया हुआ है। तो इनके अंदर बड़े ये यूज होते थे, जो खोंडालाइट स्टोन्स की बात कर रहे हैं। जो ओडिशा की गवर्नमेंट है उनकी एक स्कीम भी है, अभाद स्कीम, ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक अमेनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। तो ये पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत क्या है, पुरी को, ठीक है, जो जगन्नाथपुरी है उसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की तरह हम इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह का इसी के रिगार्डिंग प्लान है। उसी तरह से खोंडालाइट स्टोन्स को भी प्रमोट किया जा रहा है ताकि जो एस्थेटिक वैल्यू है, ठीक है, जो उनकी जो वैल्यू है उसको हम कहीं ना कहीं इंक्रीज कर पाए, ठीक है, चाहे जगन्नाथ टेम्पल हो गया या बाकी टेम्पल्स के रिगार्डिंग भी। पर इंपॉर्टेंट देखो, ठीक है, बहुत सारी स्कीम चल रही है, पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि ये स्टोन्स आखिर होते क्या है, इनकी थोड़ी ज्योग्राफी को डिस्कस करना। तो मेक श्योर कि जो है, जैसे फॉर एग्जांपल चीजें हैं ना कि मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, इसके रिगार्डिंग ना यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं और मेंस में भी क्वेश्चन आ रखे हैं। तो मेक श्योर कि आप इन तीनों के बीच का ना डिफरेंस भी थोड़ा देखो कि क्या फर्क होता है, किस तरह से इनके कन्वर्जन होती है, क्या क्या इनके बीच में, कि किसमें फॉसिल होते हैं किसमें नहीं होते, ये सारी चीजें मेक श्योर आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट।
बाकी कुछ और क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, तो मेक श्योर आप उनका भी आंसर करना। आज के लिए मैं आपको टोटली 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन पर्टिकुलर पांचों क्वेश्चन का आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे कि सर कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। बाकी मैंने आपको जीडीपी वाले क्वेश्चंस भी दिए हैं एंड परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स वाला भी दिया है, साथ ही साथ आपको इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज वाला क्वेश्चन भी दिया है। तो मेक श्योर उनको भी आप अच्छे से आंसर कीजिएगा और G20 वाले को भी मैपिंग करनी है और उनका आंसर्स भी देना है। ठीक है, इन पांचों का भी मुझे नीचे बताइएगा। कल के जो 5 क्वेश्चन थे उनको मैं एक बार क्विकली आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखो, पहला क्वेश्चन है बंजारा काशी। क्या ये बात ठीक है कि संत सेवालाल महाराज जी के ही समाधि स्थल है? द आंसर इज ट्रू। इनफैक्ट नीचे किसी ने कमेंट सेक्शन में बताया भी था कि वो भी बंजारा कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनके लिए इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो डेफिनेटली ये सही बात ही कर रहे हैं, बंजारा समाधि इन्हीं के समाधि स्थल ही हमें देखने को मिलता जाता है, संत सेवालाल महाराज जी का। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर फंक्शन करती है? सर ये फॉल्स है। हमने डिस्कस किया था ना, पहली बात तो ये कि ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये तो आपने ही होमवर्क बताया था, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है। ठीक है, दरअसल ये फंक्शन करती है किसके अंदर? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है सर? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, होम अफेयर्स के अंदर ये नहीं आता। ई संजीवनी एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया हुआ है, ई संजीवनी के रिगार्डिंग, टेलीमेडिसिन के रिगार्डिंग, टेली हेल्थ के रिगार्डिंग, बिल्कुल। तो क्या ये एनआईसी के द्वारा डेवलप है? द आंसर इज फॉल्स। इसको डेवलप किया है सीडैक मोहाली के द्वारा। सर सीडैक क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। आई रिपीट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग मोहाली के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। चौथा, एमपी लैट्स। क्या एमपी लैट्स के अंदर जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं राज्यसभा के, क्या वो कहीं पर भी इन द कंट्री रिकमेंड कर सकते हैं? सर ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? देखो, जब मैंने बात करी थी लोकसभा की, मैंने आपको एग्जांपल भी दी, जैसे गौतम गंभीर का मैंने एग्जांपल दिया था। तो लोकसभा मेंबर्स क्या है? अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कामों को रिकमेंड करते हैं। वेरस जब मैं बात करता हूँ राज्यसभा के मेंबर्स की, और राज्यसभा के भी इनफैक्ट इलेक्टेड मेंबर्स की मैं बात करता हूँ, तो वो अपनी स्टेट के अंदर कहीं पर भी रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को तो रिप्रेजेंट करते नहीं, तो वो स्टेट के अंदर कोई भी बात कर सकते हैं। वेयर एज जब मैं बात करता हूं नॉमिनेटेड मेंबर्स की, जैसे रंजन गोगोई जी हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे पहले, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जो राज्यसभा के, वो कहां पे? वो एनीवेयर इन द कंट्री। तो यहां पर अगर लिखा होता ना नॉमिनेटेड मेंबर्स, तब ये बात ठीक होती, पर नॉमिनेटेड नहीं लिखा, इलेक्टेड लिखा है, और इलेक्टेड कहां करते हैं? एनीवेयर इन द स्टेट। नॉमिनेटेड कहां करते हैं? एनीवेयर इन द कंट्री। इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। पांचवा, सीबीआई की एस्टेब्लिशमेंट क्या संथनम कमेटी के द्वारा रिकमेंड करी गई थी? सर ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, हमने देखा भी था कल कि जो सीबीआई है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, पर वो पावर अपनी डिराइव करती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट, एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत। तो ये सारी चीजें हमने अच्छे से समझ ली, कल के क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए। इन क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे बताओगे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जाके इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी कहीं ना कहीं बेहतर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।